नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम एक सच्चे महानायक के जीवन में जाएंगे। एक ऐसे राजा जिनका नाम समय के गलियारों में गूंजता रहता है, पृथ्वीराज चौहान। 1149 ईस्वी में जन्मे पृथ्वीराज चौहान वंश से थे, जो अपने शौर्य और वीरता के लिए जाना जाता था। चौहानों ने अजमेर और दिल्ली की जुड़वा राजधानियों पर राज किया। उनका शासनकाल समृद्धि और पराक्रम का प्रतीक था। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर चौहान एक शक्तिशाली राजा थे और उनकी मां कर्पूर देवी अपनी बुद्धिमत्ता और धार्मिकता के लिए जानी जाती थी। पृथ्वीराज जन्म से ही महानता के लिए डेस्टिन्ड थे। उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता की कहानियां और किंवदंतियां दूर दूर तक फैली हुई थी। वह एक सच्चे क्षत्रिय थे जो अपनी भूमि और लोगों की रक्षा के लिए पैदा हुए थे। उनकी कहानी केवल युद्धों और विजयों के बारे में नहीं है, बल्कि साहस, प्रेम और एक योद्धा राजा की अदम्य भावना के बारे में है। तो आइए इस यात्रा को शुरू करें और पृथ्वीराज चौहान के गौरवशाली गाथा को फिर से जिए। पृथ्वीराज का बचपन सबसे अलग था। उन्हें छोटी उम्र से ही युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था। तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, उन्होंने इन सभी में महारत हासिल की। उनके शिक्षक उनके तेज दिमाग और शारीरिक कौशल से हैरान थे। वह एक अनुभवी योद्धा की तरह तलवार चला सकते थे और अविश्वसनीय दूरी से तीर से निशाना लगा सकते थे। लेकिन पृथ्वीराज की शिक्षा केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। वह वेदों, पुराणों और राजनीति की कला में पारंगत थे। उन्होंने कूटनीति, प्रशासन और एक न्यायप्रिय शासक की जिम्मेदारियों के बारे में सीखा। ज्ञान की उनकी प्यास अतृप्त थी। उन्होंने अपने आप को विद्वानों और कवियों से घेर लिया, जीवंत चर्चाओं और बहसों में शामिल हुए। युवा पृथ्वीराज केवल एक कुशल योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बुद्धिमान और दयालु राजकुमार थे, जो साहस और ज्ञान के साथ अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। साल था 1191 AD। पश्चिम से एक नई शक्ति का उदय हुआ था। महत्वाकांक्षी मुइज़्ज़ अल-दीन मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में घुरीद साम्राज्य। गोरी की नजर भारत की दौलत पर थी और उसने पृथ्वीराज चौहान को अपने रास्ते में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा। दोनों सेनाएं वर्तमान हरियाणा के पास तराइन के मैदानों पर भिड़ गई। तराइन का पहला युद्ध बेजोड़ वीरता और सैन्य रणनीति का नजारा था। पृथ्वीराज ने अपने राजपूत संघ के साथ अद्वितीय क्रूरता से लड़ाई लड़ी। हवा में टकराती तलवारों की आवाज, खुरों की गड़गड़ाहट और सैनिकों के युद्ध के नारों से गूंज रही थी। पृथ्वीराज अपने वफादार घोड़े पर सवार देखने लायक था। उसके हमले तेज और घातक थे। चौहान सेना अपने राजा के साहस से प्रेरित होकर बहादुरी से लड़ी और घुरीद सेना को निर्णायक रूप से हराया। घायल और पराजित गोरी बदला लेने की कसम खाकर गजनी वापस चला गया। एक दुर्जय योद्धा राजा के रूप में अपनी छवि को मजबूत करते हुए पृथ्वीराज विजयी हुए। एक साल बाद 1192 ईस्वी में गोरी वापस लौटा। उसका घायल अभिमान प्रतिशोध की मांग कर रहा था। उसने अपनी पिछली हार से सीखा था और एक बड़ी बेहतर तरीके से तैयार सेना के साथ वापस लौटा था। तराइन का दूसरा युद्ध टाइटन्स का संघर्ष था, एक ऐसी लड़ाई जो भारत के भाग्य का फैसला करेगी। इस बार गोरी ने चालाक रणनीति का इस्तेमाल किया, राजपूत सेना को चकमा दे दिया। लड़ाई घंटों तक चली, जिसमें दोनों पक्ष अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लड़ रहे थे। हालांकि गोरी के रणनीतिक पैंतरेबाजी से कमजोर हुई पृथ्वीराज की सेना को झटका लगा। चौहान सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन ज्वार मुड़ गया था। पृथ्वीराज अपनी वीरता के बावजूद घुरीद सेना द्वारा पराजित और बंदी बना लिए गए। भाग 5। अंधे धनुर्धर की किंवदंती, कैद में साहस और अवज्ञा। पृथ्वीराज को बंदी बनाना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्हें एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया, जहां गोरी ने उन्हें अपमानित और प्रताड़ित किया। फिर भी पृथ्वीराज की आत्मा अटूट रही। उसने अपने बंदी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उसकी अवज्ञा को उसकी मातृभूमि के प्रति प्रेम ने हवा दी। यहीं से अंधे धनुर्धर की कथा की जड़ें हैं। पृथ्वीराज के दरबारी कवि और वफादार साथी चंद बरदाई गजनी आए। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को बंदी बनाने और अपमान का बदला लेने की योजना बनाई। उसने गोरी को पृथ्वीराज के महान तीरंदाजी कौशल के बारे में बताया, यह दावा करते हुए कि राजा केवल उसकी आवाज सुनकर ही निशाना लगा सकते हैं।
उत्सुक होकर गोरी ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की। आंखों पर पट्टी बांधे पृथ्वीराज ने चंद बरदाई के शब्दों द्वारा निर्देशित गोरी की आवाज पर अपना धनुष और बाण तान दिया। तीर ने अपना निशाना साध लिया, जिससे घुरीद सुल्तान मारा गया। हालांकि पकड़े गए, पृथ्वीराज चौहान ने अंतिम प्रहार किया, अपने अद्वितीय साहस और कौशल का प्रदर्शन किया। भाग 6। एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल। हालांकि पृथ्वीराज का शासनकाल निरंतर संघर्ष से चिह्नित रहा, लेकिन वह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक साबित हुए। उन्होंने एकता के महत्व को समझा और पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन किया, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ उनकी स्थिति मजबूत हुई। पृथ्वीराज चौहान कला और साहित्य के संरक्षक थे। उनका दरबार विद्वानों, कवियों और संगीतकारों से सजा हुआ था। वह खुद अपनी वाक्पटुता और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। वह ज्ञान की शक्ति में विश्वास करते थे और अपने पूरे राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने स्कूल और पुस्तकालयों की स्थापना की, जिससे शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो सकी। पृथ्वीराज का शासनकाल हालांकि अल्पकालिक था, उनके राज्य के लिए एक स्वर्णिम युग था। उन्हें एक उदार राजा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने न्याय, करुणा और अपने लोगों के प्रति गहरे प्रेम के साथ शासन किया। भाग 7। एक नायक की विरासत, मृत्यु, उत्तराधिकार और प्रभाव। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की कहानी, जो बहादुरी और अवज्ञा में डूबी हुई है, विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती है। जबकि उनकी मृत्यु के आसपास की सटीक परिस्थितियां इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बनी हुई है, एक बात निश्चित है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु एक योद्धा की मृत्यु थी। उनकी आत्मा अंतिम समय तक अटूट रही। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गोविंदराज चतुर्थ गद्दी पर बैठे। हालांकि चौहान वंश अधिक समय तक घुरीद साम्राज्य की ताकत का सामना नहीं कर सका। पृथ्वीराज की हार ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 8। पृथ्वीराज चौहान का गीत, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति। पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। इसे साहित्य, संगीत और लोक कथाओं में अमर कर दिया गया है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन गया है। चंद बरदाई की महाकाव्य कविता पृथ्वीराज रासो महान राजा के जीवन और समय का वर्णन करती है, जिसमें उनकी वीरता, रोमांस और उनकी हार की त्रासदी को उजागर किया गया है। सदियों से पृथ्वीराज चौहान की कहानी को अनगिनत नाटकों, गीतों और फिल्मों में रूपांतरित और पुनः प्रस्तुत किया गया है। वह राजपूत वीरता, शिष्टता और विदेशी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन गए हैं। उनकी कहानी आज भी लोगों के साथ गूंजती है, हमें साहस, देशभक्ति और जो सही है उसके लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाती है। भाग 9। एक किंवदंती को याद करते हुए स्मारक और श्रद्धांजलि। पृथ्वीराज चौहान की विरासत न केवल इतिहास के इतिहास में अंकित है, बल्कि कई स्मारकों और श्रद्धांजलि में भी है, जो उनकी महानता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। किला राय पिथौरा, दिल्ली में उनके द्वारा बनवाया गया किला, आज भी खंडहरों में ही सही उनके शासनकाल की याद दिलाता है। पूरे राजस्थान और हरियाणा में पृथ्वीराज चौहान को समर्पित कई छतरियां और स्मारक बिखरे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक उनकी बहादुरी और अपनी भूमि के प्रति उनके प्रेम की कहानी कहता है। ये स्मारक उन लोगों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में काम करते हैं, जो महान राजा के जीवन और समय से प्रेरणा लेते हैं। वे हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाते हैं। भाग 10। पृथ्वीराज चौहान की स्थायी भावना, पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। पृथ्वीराज चौहान की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हार में भी व्यक्ति असीम साहस और गरिमा का परिचय दे सकता है। उनका जीवन एक सच्चे योद्धा की अदम्य भावना का प्रमाण था, जो अपनी अंतिम सांस तक अपने सिद्धांतों के लिए लड़े। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत न केवल शारीरिक कौशल में है, बल्कि अटूट साहस, एक मजबूत नैतिक कंपास और अपनी मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम में है। तो आइए हम पृथ्वीराज चौहान को न केवल एक ऐसे राजा के रूप में याद करें,
जो एक लड़ाई हार गया, बल्कि एक सच्चे नायक के रूप में जो अपने सिद्धांतों के लिए जीवित रहा और मर गया, साहस और देशभक्ति का प्रतीक जिसकी विरासत हमेशा भारत के दिल में अंकित रहेगी। धन्यवाद।